हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। और मल्टीपल इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए, चेंज ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स में हमारे दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल, और आज हमारा डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल का सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो हमारा टॉपिक था डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। मतलब हमें डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है वेरिएबल को चेंज करने के बाद। कैसे वेरिएबल को चेंज करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, और हम चाहते हैं, मतलब ये दोनों वेरिएबल हमारे डबल इंटीग्रल में है ना, और हम ये चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल को यू वी में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर ले? यू और वी में, ठीक है। तो देखिए, एक्स वाई वेरिएबल को यू वी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो अगर आप एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले बार तो आपके पास एक्स वाई और यूवी में रिलेशन पता होनी चाहिए। एक्स वाई और यूवी के बीच में रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये रिलेशन या तो क्वेश्चन में गिवन होती थी और नहीं गिवन होती थी तो हम इसको एज्यूम कर लेते थे। कैसे एज्यूम करते थे ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे, देखिए, एक्स को रिप्लेस कर देते थे यूवी के फंक्शन से, वाई को रिप्लेस कर देते थे यूवी के फंक्शन से, और जो ये dx और dy है, इस dx और dy की जगह पर हम क्या लिखते थे, जैकोबियन इंटू du इंटू dv। और ये जो जैकोबियन, ये किसका है? ये एक्स वाई का जैकोबियन होता था विद रेस्पेक्ट टू u एंड v। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये पूरा पढ़ा चुका हूं कि कैसे हम एक्स वाई वेरिएबल को यूवी में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद कैसे डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल को चेंज क्यों करते हैं। तो देखिए, वेरिएबल को चेंज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो वेरिएबल को चेंज करने के बाद बहुत आसान हो जाती हैं। तो इसलिए हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस लास्ट लेक्चर में मैं आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आज भी हमारा यही टॉपिक है। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। अगर मैं आज की बात करूं तो पढ़ना तो हमें आज भी वही है, डबल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। लेकिन आज हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पढ़ेंगे, और वो इंपॉर्टेंट केस देखिए क्या है। वो इंपॉर्टेंट केस है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। यानी कि आज भी हम डबल इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज करेंगे। कौन से वेरिएबल को चेंज करेंगे? हम कार्टेशियन, मतलब जो एक्स वाई वेरिएबल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे आर थीटा में। जो एक्स वाई वेरिएबल होते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और जो आर थीटा वेरिएबल है ये पोलर कोऑर्डिनेट है। तो आज जो हम वेरिएबल को चेंज करेंगे वो कार्टेशियन को पोलर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो सबसे पहले सीख लेते हैं। तो देखिए, टॉपिक हमारा है कि कैसे चेंज करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम डबल इंटीग्रल को क्या कर लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे। तो सबसे पहले तरीका सीखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। ये तरीका मैंने आपको एक लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, पोलर फॉर्म इन डबल इंटीग्रल। पोलर फॉर्म इन डबल इंटीग्रल में पढ़ा चुका हूं, वहां पर मैंने आपको बताया था। एक बार और जल्दी से आप देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई, यहां पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए, जहां पर एक्स और वाई, ये मतलब एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ये पी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहां पर, देखिए ये हमारे पास है ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। जरा ध्यान दें, ये ओरिजिन है। देखिए, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। जो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में जो एक्स कॉमा वाई का पॉइंट है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां से लेकर, देखिए जो हमारे पास एक्स है, देखिए एक्स को हम कहां से मेजर करते हैं? वाई एक्सिस से। और वाई को कहां से मेजर करते हैं?
एक्स एक्सिस से। तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, जरा ध्यान देना, अगर मैं पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इस परपेंडिकुलर की जो हाइट होगी ना वो वाई के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई को कहां से मेजर किया जाता है? एक्स को मेजर किया जाता है वाई एक्सिस से और वाई को मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस से। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? इस डिस्टेंस को हम कहेंगे वाई। क्या कहेंगे? वाई। अब जरा आगे देखें। दूसरा, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं क्या? एक्स। एक्स को कहां से मेजर किया जाता है? वाई एक्सिस से। तो मैं देखिए, एक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये यहां से यहां तक हमारे पास क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है ना? चलिए, तो ये मेरे पास हो गया वाई और ये मेरे पास आ गया एक्स। जरा ध्यान दें, ये क्या हो गया? एक्स हो गया। तो कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स को कहां से मेजर करते हैं? वाई एक्सिस से, और वाई को कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से। अब अगर मैं इस पॉइंट को कन्वर्ट कर दूं पोलर फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जरा ध्यान देना। पोलर कोऑर्डिनेट के केस में हमारा जो डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस हमेशा मेजर होता है ओरिजिन से। देखिए, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट का जो पॉइंट है हमारा, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा यहां से मेजर होगा, वाई यहां से मेजर होगा। लेकिन अगर इसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सीधे ओरिजिन से मेजर होगा, ये। और अगर मैं इस डिस्टेंस को बोल दूं कि ये डिस्टेंस आर है, क्या है? आर। ये डिस्टेंस है हमारा आर। अब यहां पर जरा ध्यान देना। अब देखो, यहां पर ये आर है, ये एक्स है और ये वाई है। अब मैं यहां से अगर एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो देखिए जरा कितना आएगा एक्स और वाई की वैल्यू। देखिए, अगर यहां से मैं x को फाइंड करता हूं तो x मेरा कितना आएगा? देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहां पर एक चीज और देखें पहले, ये जो मेरा एंगल होगा ये होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। देखिए, यही हमारी पोलर फॉर्म है। इस पॉइंट के देखो दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक आर और एक थीटा। एक आर और एक थीटा। आर कहां से मेजर होता है? ओरिजिन से। थीटा कहां से मेजर होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर करते हैं। तो इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए? एक हो गया इसका आर और दूसरा हो गया थीटा। देखिए, जो आर और थीटा है इनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना, पोलर कोऑर्डिनेट में जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस है आर, ये ओरिजिन से लेके सीधे पॉइंट की तरफ मेजर होता है। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से नहीं लेते, सीधे ओरिजिन से लेते हैं। तो ये जो आर और थीटा है ना, ये दोनों पोलर कोऑर्डिनेट है। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जरा इधर ध्यान देना। देखो, आपको इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान देना। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका? cos थीटा। जरा ध्यान देना, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस है x और हाइपोटेनियस है r, तो x अपॉन r। और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी r cos थीटा। कितनी आ जाएगी? r cos थीटा। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले x के प्लेस पे लिख दीजिए r cos थीटा। क्या लिख दीजिए? x के प्लेस पे लिख दीजिए r cos थीटा। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए साइन थीटा में आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि y अपॉन r। तो यहां से आपको y मिल जाएगा r साइन थीटा के बराबर। y मिल जाएगा आपको r साइन थीटा के बराबर। तो आप क्या करेंगे? y को हटा देंगे और y की जगह पर लिख देंगे r साइन थीटा। r साइन थीटा। ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो x के प्लेस पे r cos थीटा लिख दीजिए और y के प्लेस पे r sin थीटा लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि x तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है लेकिन r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है लेकिन r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है मेरी और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दें, एडिंग एंड स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग एंड
एडिंग, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा। देखिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हालांकि ये आप लोगों को सबको आता होगा पहले से ही, क्योंकि ये बहुत ही मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ते आ रहे हैं। कहां पर? कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने सबसे पहले पढ़ा था ये, ठीक है ना। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर में दोनों में से अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे, आर स्क्वायर से। बोलो बात समझ में आ गई। देखो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, तो x को हटा दीजिए आर कॉस थीटा से, y को हटा दीजिए आर साइन थीटा से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए आर स्क्वायर से, ठीक। और आगे देखिए, तो यहां पर हमने देखो, अब यहां पर देखो फॉर्मूला, अब थोड़ा फॉर्मूला समझ में आएगा। देखिए ये हमारा डबल इंटीग्रल है कार्टेशियन फॉर्म में, इस तरह से आपको गिवन होगा डबल इंटीग्रल। आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट में और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो x के प्लेस पे r cos थीटा आ गया, क्यों आ गया मैंने बताया कि क्यों आया ऐसा। y के प्लेस पे r sin थीटा आ गया, क्यों आया ये मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद जब क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो वहां हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ रहा हो, तो उसकी जगह पे आप लिख देंगे आर स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज और बच गया, dx और dy। dx और dy को आप रिप्लेस कर देंगे जैकोबियन से, ठीक है ना। dx और dy को किससे रिप्लेस करेंगे, जैकोबियन इंटू, अब यहां du इंटू डी नहीं आएगा, यहां dr इंटू डी थीटा आएगा हमारा पोलर में। तो अब यहां पर देखो जो फॉर्मूला है ना उसमें जैकोबियन नहीं लिखा, आर लिखा है। ऐसा क्यों है, इसको भी जरा समझिए कि जैकोबियन नहीं लिखा यहां पर, आर क्यों लिखा है। देखो एक्चुअल में अगर मैं यहां पर जैकोबियन को कैलकुलेट करूं, जैकोबियन ऑफ, देखिए यहां पर अगर मैं j की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो एक्चुअल में ये क्या है, जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा। मतलब यहां पर एक्स वाई का जैकोबियन निकालना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू r और थीटा। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर हम लिखें तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो देखिए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट x का, देखिए x ये है, x का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, x का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में, और फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, x का पार्शियल डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में, देखो कितना आ जाएगा r के रेस्पेक्ट में, r का 1 हो जाएगा, cos थीटा तो कांस्टेंट है तो cos थीटा ही आएगा, कितना आ जाएगा, cos थीटा। फिर x का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, तो r तो कांस्टेंट है तो cos थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस r साइन थीटा आएगा। ये मैं जैकोबियन में आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए थे जैकोबियन में। उसके बाद y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा आएगा, और उसके बाद आप y का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो r तो कांस्टेंट है और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो r cos थीटा आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद मुझे यहां से मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो r cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई आ गया r cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस, और एक माइनस यहां पहले से ही है, तो एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस यहां का, माइनस माइनस प्लस r साइन थीटा cos थीटा, r साइन, हाँ अब यहां पर ध्यान देना, हमारे पास ये r cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहां पर r, एक मिनट, x का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर हमारा आएगा, यहां पर एक मिनट, यहां पर ये साइन थीटा था, है ना, ये क्या था, साइन थीटा, जरा ध्यान दें, तो ये माइनस r साइन थीटा है। देखिए x का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा। चलिए तो यहां पर r स्क्वायर, r cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा।
यहां से आप देख सकते हैं r कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से आ गया r, कितना आ गया r। तो यहां से आप देख सकते हैं ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहां पर j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, j की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो अब यहां पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में, कौन से केस में, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना j की वैल्यू हमेशा r आएगी। j की वैल्यू क्या आएगी, r, 1 नहीं, j की वैल्यू r आएगी, j इज इक्वल टू r, ठीक है, j की वैल्यू क्या आने वाली है, r, ये हमारे पास हमेशा j की वैल्यू r आएगी। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह पे r cos थीटा लिखेंगे, y की जगह पर r sin थीटा लिखेंगे, और dx dy की जगह पर r dr d थीटा लिखेंगे। सिंपल सी बात है, ये हमें करना होगा रिप्लेसमेंट, और इतना आपको चेंज करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बस ये आपको आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने अब आपको यहां समझाया है, अब इसको हम सीधा क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले एक बार वर्किंग रूल और देख लीजिए। देखिए क्या क्या करना होगा हमें। सबसे पहले ड्रॉ द रीजन फॉर गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जो आपको डबल इंटीग्रल दिया गया है उसमें जो लिमिट है, उस लिमिट के लिए आप पहले क्या करेंगे, रीजन को ड्रॉ करेंगे। यहां पर रीजन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, रीजन को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, x की जगह पर r cos थीटा, y की जगह पर r sin थीटा, और dx dy की जगह पर r dr d थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे। ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, और इस सब्स्टिट्यूशन को करने के बाद आपको क्या करना आगे देखिए। उसके बाद आप लिमिट फाइंड करेंगे आर थीटा की, मतलब जो रीजन आपने बनाया था ना, उस रीजन में से आर और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। याद रखना थीटा हमेशा ओरिजिन से देखा जाएगा, और सॉरी आर को हमेशा ओरिजिन से मेजर किया जाएगा। तो हमें स्ट्रिप लेंगे, क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे स्ट्रिप लेना है। तो लिमिट हमारे पास आ जाएगी, और जब लिमिट आ जाएगी तो उसके बाद जो हमारे पास पोलर फॉर्म आई है, उस पोलर फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझा दिया है। अब आपको उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, देखिए क्या आएगा। अब जरा यहां ध्यान दें, पहला क्वेश्चन, चेंज इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट। हमें इसको पहले पोलर में चेंज करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में, और उसके बाद इस इंटीग्रल को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है ना, और उसके बाद हैंस सो दैट, मतलब इसमें दो पार्ट है, पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे और फिर इसको शो करेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फंक्शन को मैं यहां लिख लेता हूं। फंक्शन गिवन फंक्शन है हमारे पास, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, दूसरा इंटीग्रल भी 0 से इंफिनिटी, और फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। चलिए अब इस गिवन फंक्शन को हमें क्या करना है, इस गिवन फंक्शन का हमें क्या करना है, पहले इसको पोलर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। लेकिन पोलर में कन्वर्ट करने से पहले हम यहां पर जो गिवन लिमिट्स हैं इसके लिए रीजन को तो ड्रॉ कर ले। चलिए तो यहां पर देखिए गिवन लिमिट्स क्या है, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं यहां पर पहले इंटीग्रेशन की लिमिट्स को लिख रहा हूं। देखिए लिमिट्स क्या होंगी, जरा ध्यान दें। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यहां पर डबल इंटीग्रल है, तो ये अंदर वाली लिमिट है 0 से इंफिनिटी, और 0 से इंफिनिटी दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, x की भी और y की भी। तो मैं एक काम करता हूं, जो अंदर वाली लिमिट है उसको y की अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि dy पहले लिखा है। जो पहले लिखा होगा उसी की लिमिट पहले मान लेंगे कांस्टेंट के केस में। तो यहां पर देखो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y हमारा वेरी कर रहा है। अब जरा ध्यान देना, y की जो लिमिट है वो हमारे 0 से लेकर के कहां तक है, इंफिनिटी तक है। y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 टू इंफिनिटी। अच्छा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है 0 टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं इसके लिए यहां पर रीजन को ड्रॉ करूंगा, जरा ध्यान देना। तो इसके लिए पहले हमें x और y एक्सिस बनानी होंगी, तो मैं यहां पर x और y एक्सिस बना लेता हूं पहले, x एंड y एक्सिस, जरा ध्यान देना। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारी आ गई y एक्सिस। ठीक,
और ये हमारे पास आ गई वाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें तो रीजन को देखते हैं, रीजन क्या होगा। चलिए रीजन डिसाइड करते हैं। ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। अब रीजन की बात करते हैं। देखिए क्या है, ये हमारे पास लिमिट्स है। देखिए y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब y की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक है ना, यानी कि पूरा रीजन आ गया इस तरह से। तो इस पूरे रीजन को हम नहीं बना रहे, थोड़ा सा यहां दिखा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर का पूरा रीजन आएगा, है ना, इसके ऊपर का पूरा रीजन आएगा। ठीक, तो यहां पर मैंने छोटे छोटे से शेड कर दिया, पूरा नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद x की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी तक है, मतलब x भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, x भी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो पूरा शेड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए इस लिमिट के अकॉर्डिंग पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। क्या है, रिक्वायर्ड रीजन है पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए, देखिए अब यहां पर हमें क्या करना है, इसके ऑर्डर को चेंज करना है, यानी कि वेरिएबल को चेंज करना है, ऑर्डर को नहीं, सॉरी, वेरिएबल को चेंज करना है। तो वेरिएबल को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए देखिए क्या करना होगा हमें, तो मैं आपको अभी बता चुका हूं। देखिए हमारा अगर हम वर्किंग स्टेप्स देखें तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका, हमने रीजन को ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, x की जगह पर आर कॉस थीटा रखेंगे, y की जगह पर आर साइन थीटा रखेंगे, y के प्लेस पे क्या रखेंगे, आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे आर स्क्वायर। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ भी रहा है क्वेश्चन में, तो x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर। और इसके आगे देखिए क्या करेंगे, एक और सब्स्टिट्यूशन रह गया हमारा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या होगा, हाँ नेक्स्ट हमारे पास होगा कि हम dx dy की जगह पर, dx dy की जगह पर r dr और d थीटा को पुट करेंगे। तो टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए x की जगह पर r cos थीटा, y की जगह पर r sin थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर, और dx dy की जगह पर r dr d थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इतना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं न्यू लिमिट्स। न्यू लिमिट्स, अब लिमिट भी तो बची है, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए अगर हम लास्ट लेक्चर में देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन किए थे और वहां पर सभी क्वेश्चन में हमें जैकोबियन को कैलकुलेट करना पड़ता था। यहां पर हम जैकोबियन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां जैकोबियन सभी जगह आर के इक्वल होगा, तो हम सीधे जैकोबियन की जगह पर आर को पुट कर देंगे, आर डी आर इंटू डी थीटा। देखिए न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब न्यू लिमिट्स को जरा ध्यान से देखते हैं। देखो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, जरा डायग्राम पे आते हैं। देखो जो पोलर फॉर्म में जब आप लिमिट लेते हैं तो पोलर फॉर्म में एक तो आपको थीटा लेना है। अब जरा ध्यान देना थीटा कहां से कहां वेरी करेगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से थीटा मेजर किया जाता है, तो इसका मतलब यहां पर थीटा 0 डिग्री है, यहां पर थीटा कितना है 0, यहां पर थीटा 0 है, और यहां से घूम के आप यहां तक जाएंगे क्योंकि ये रीजन एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है अगर हम देखें और वाई एक्सिस तक जा रहा है, पूरे क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब थीटा 0 से लेके कहां तक वेरी करेगा, थीटा 0 से लेके वेरी करेगा π/2 तक। अब 90 नहीं लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, π/2 मतलब 90। तो थीटा तो वेरी करेगा 0 to 90। तो देखिए एक लिमिट तो हमारी आ गई थीटा की, तो थीटा कहां से कहां तक होगा, जरा थीटा को ध्यान से देखें। थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर के 90 डिग्री, यानी कि π/2 तक, 0 से π/2 तक वेरी करेगा। दूसरी लिमिट की क्या होगी, दूसरी लिमिट होगी आर की।
आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, जरा ध्यान देना। तो मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म में जब आप आर को देखेंगे तो आर आप ओरिजिन से देखेंगे। कहां से देखेंगे? ओरिजिन से। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूं, जरा ध्यान देना किस तरह से स्ट्रिप को लेंगे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहीं पर भी स्ट्रिप ले सकते हैं, तो हम इस तरह से एक स्ट्रिप ले लेते हैं और ये स्ट्रिप हमारी कहां तक जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, तो ये स्ट्रिप हमारी इंफिनिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है ना, ये स्ट्रिप हमारी इंफिनिटी तक जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो हमारी लिमिट है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है? r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू इंफिनिटी तक वेरी कर रही है। तो देखो मैंने थीटा की भी लिमिट निकाल ली 0 से π/2 और हमने r की भी लिमिट निकाल ली 0 से इंफिनिटी। अब हम पूरी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट कर चुके हैं, किसमें? पोलर फॉर्म में। बस हमें फॉर्मूला लिखना बाकी है। ठीक है ना, बस फॉर्मूला लिखना बाकी है। हम सब कुछ कन्वर्ट कर चुके हैं। x को हमने कन्वर्ट कर दिया r cos थीटा में, y को कन्वर्ट कर दिया r sin थीटा में, dx dy को कन्वर्ट कर दिया r dr d थीटा में, और पोलर फॉर्म में थीटा की भी लिमिट निकाल दी, r की भी लिमिट निकाल दी। अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दें। तो मैं यहां पर मुझे जो इंटीग्रल निकालना है मैं उसको लिख रहा हूं। पहले देखो यहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 0 से लेके इंफिनिटी। पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, 0 से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। ये था हमारा कार्टेशियन फॉर्म। इसको कन्वर्ट कर देंगे पोलर फॉर्म में। तो अब ध्यान दें पोलर फॉर्म में क्या क्या लिखेंगे। देखो पहली बात लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, जरा ध्यान देना। देखो थीटा 0 से लेके π/2 तक, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से π/2 तक। देखिए थीटा की जो लिमिट होगी जनरली हमेशा कांस्टेंट होगी, उसको हम पहले लिखेंगे। फिर r कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके इंफिनिटी तक। देखो r 0 से इंफिनिटी तक, थीटा 0 से π/2 तक, लिमिट हमने लगा दी। अब आगे चलते हैं, e की पावर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख देते हैं आर स्क्वायर। देखिए जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो e की पावर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, आगे क्या है? dy और dx। चलिए dy और dx को भी चेंज कर लेते हैं। dy और dx की जगह क्या लिखना है? r dr d थीटा, r dr एंड d थीटा। तो ये हमारा पूरी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट हो गई है पोलर फॉर्म में। देखिए ये सब चीजें मैंने आपको इतने सारी चीजें समझाने के लिए बताई है। थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग में हमारा समय लगा है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, वरना मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकता था, सीधे इसी फॉर्मूले से स्टार्ट कर सकता था। आपको बोल देता कि आर की एक्स की जगह आर कॉस थीटा लिख दो, वाई की जगह आर साइन थीटा लिख दो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि हमने लिखा क्यों। ठीक, चलिए तो यहां पर अब मैं इसको इस वाले इंटीग्रल को इवेल्युएट करूंगा और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान हो गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेके चलते हैं। देखिए यहां पर e की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर है। ऐसे क्वेश्चन, अब देखो पहले हम अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाहर की लिमिट थीटा की है तो डी थीटा तो हो गया कांस्टेंट। हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखें तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में आर स्क्वायर लिखा है ना, आर स्क्वायर को टी पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है आर डी आर। तो यहां पर पहले मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लेता हूं। देखिए 0 से इंफिनिटी, 0 से π/2, 0 से π/2। तो लिमिट है हमारी 0 से π/2। दूसरी लिमिट है हमारी 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, है ना। और यहां पर लिखा e की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर एंड डी थीटा। तो यहां पर मैं करता हूं सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान दीजिए क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। यहां पर आप पुट करेंगे, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और जब आप आर स्क्वायर की जगह पर टी पुट कर देंगे तो देखिए कितना आएगा। आर स्क्वायर हमारा टी आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r डी आर इज इक्वल टू डी टी। और यहां पर देखो आप
आर डी आर आपको दिखाई दे रहा है, तो आर डी आर के प्लेस पे, तो आर डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। तो आप क्या करेंगे, आर डी आर की जगह पर डी टी अपॉन टू पुट कर देंगे, है ना। अब देखिए यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करने के दो तरीके बताए थे। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो या तो आप लिमिट को चेंज कर दीजिए, और आप लिमिट को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप लिमिट को अप्लाई करने से पहले जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है उसको वापस पुट कर देना। तो मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करा रखे। यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं लिमिट को चेंज नहीं कर रहा हूं, बिना लिमिट चेंज किए कर रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर करिए, देखिए कितना आएगा। तो 0 से पाई बाई 2, दूसरा 0 से इंफिनिटी, और e की पावर आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t, e की पावर माइनस टी, आर डी आर की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन टू और डी थीटा और डी थीटा। अब आगे देखो, यहां से देखो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो मैं 1/2 को तो कर देता हूं बाहर, और ये हो गया हमारा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब यहां पर जरा ध्यान देना, 2 तो बाहर चला गया, अब ये e की पावर माइनस टी डी टी है, और e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस टी ही होगा, बस -1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस टी हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, लिमिट होगी 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, और डी थीटा और डी थीटा। अब आगे देखिए, तो यहां से हमारे पास देखो, यहां से हमारे पास अब क्या मिलेगा हमें, देखिए इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं 0 से लेकर के, ये माइनस साइन बाहर कर लेता हूं, -1/2, 0 से पाई बाई 2, लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेट तो हो चुका है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, माइनस जब आप लोअर लिमिट पूरे करेंगे तो e की पावर 0 आएगा, और यहां पर मेरे पास बचेगा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब जरा आगे देखें, देखो तो माइनस का 1/2, लिमिट 0 से इंफिनिटी, 0 से पाई बाई 2, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, पहले भी कई बार बता चुका हूं, e की पावर अगर माइनस इंफिनिटी है तो इसको मैं e की पावर इंफिनिटी लिख सकता हूं, और 1/e की पावर इंफिनिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 2.7 है इसकी वैल्यू, e की वैल्यू 2.7 होती है, अगर 2.7 की पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, और 1/इनफाइनाइट होता है 0, 1/इनफाइनाइट होता है 0। तो ये हमारे पास आ गया 0, और e की पावर 0 1, भाई अगर किसी चीज की भी पावर आप 0 कर देंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और डी थीटा। तो यहां से हमारे पास देखो ध्यान से, देखिए ये -1 और ये -1/2, तो प्लस का 1/2 हो गया, 0 से लेके पाई बाई 2 और डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा 1/2 थीटा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो कितना आएगा 1/2, अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0, यानी कि पाई बाई 2 ही आ गया ब्रैकेट में, और यहां से अब मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनली आंसर भी है, ठीक है ना। तो इसको इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास आ गया पाई बाई 4, कितना आ गया, पाई बाई 4। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेते हैं हम आगे ठीक से, देखिए हाँ, तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल था उसको मैं लिख रहा हूं, देखिए कितना था, 0 से इंफिनिटी थी लिमिट, दूसरा इंटीग्रल भी 0 से इंफिनिटी था, e की पावर में -x², e की पावर में -x² प्लस y² था, और dy और dx, ये हमारा इंटीग्रल था, ठीक है ना, dy और dx। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इवैल्यूएट हो गए पाई बाई 4, तो ये हमारे पास आ गया पाई बाई 4 के इक्वल, पाई बाई 4 के इक्वल हमारे पास ये आ गया। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो पहले पार्ट की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, है ना, पाई बाई 4। अब जरा ध्यान दें, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको चलिए ये पाई बाई 4 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अगला वाला पार्ट देखते हैं। आगे देखो क्या बोला था, हेंस सो दैट, अब आपको देखिए हमें ये भी प्रूव करना है कि 0 से इंफिनिटी तक
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इसको मैं एक काम करता हूं, जो हमें गिवन है उसको मान लेते हैं कि लेट i इज इक्वल टू, आई के इक्वल इसको मान लेंगे क्या है ये, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx कितना है, dx इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इक्वल टू, ये हमारे पास, इसको मैंने आई मान लिया। अब जरा ध्यान देना, देखो ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और वहां e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब हमें y भी लेके आना है। एक काम करते हैं, यहां पर अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक पहली ही प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी में के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना, या कहीं पर भी किसी भी इंटीग्रेशन में आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसमें i इज इक्वल टू, अगर ये वेरिएबल को मैं चेंज कर दूं तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं यहां पर e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dx कर देता हूं, तो ऐसा करने से कोई फर्क पड़ा क्या भाई? केवल वेरिएबल वहां x था, यहां y है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है, यानी कि कोई फर्क नहीं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। तो अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखो क्या आएगा, लेफ्ट लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई होगे, आई इंटू आई, आई इंटू आई। राइट साइड देखो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंगल से डबल इंटीग्रल बन जाएगा। सिंगल से क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रल। कैसे? देखो 0 से इंफिनिटी, ये इंटीग्रल दोनों मल्टीप्लीकेशन में 0 से इंफिनिटी और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर ये y होगा, है ना, और ये हमारा है dy, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये आ गया dx इंटू डी वाई, या dy इंटू डी एक्स, dy इंटू डी एक्स। देखो i इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, और इधर ध्यान दें, देखिए ये तो हम कैलकुलेट, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, और देखिए यहां पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है। अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, सब जानते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में कॉमन ले लूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। तो हम इसको डी वाई डी एक्स को चेंज करके लिख देंगे। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो वही आ गया जो हमने प्रूव किया पाई बाई 4 के इक्वल। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 4। तो यहां से आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू आ गया पाई बाई 4। कितना आ गया, पाई बाई 4। अब इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट ले लेंगे तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू, देखिए इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट में पाई अपॉन में 2, ये मेरा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। मतलब, और यही हमें प्रूफ भी करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ, हमारा प्रूफ हो गया। आई इक्वल टू कितना आ गया, देखिए आई इक्वल टू रूट पाई बाई 2। आई, मैंने इसी को तो आई माना था, तो आप आई की जगह पर इसको लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं आई लिख रहा हूं, लेकिन आप आई के प्लेस पर इसको ले सकते हैं क्योंकि इसी को हमने आई एज्यूम किया था। तो देखो दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा, वाई की जगह पर आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर, और डीएक्स डीवाई की जगह पर आर डी आर डी थीटा, ठीक है। और इतना कन्वर्जन करने के बाद आप लिमिट फाइंड कर ले और लिमिट अप्लाई करने के बाद इंटीग्रल कर दे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट 0 से 2a, 0 से अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy बाई चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसके पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो
अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को लिख लेता हूं। देखिए गिवन फंक्शन क्या है, 0 से 2a, 0 से 2a, दूसरा इंटीग्रल 0 से अंडर रूट में 2ax, 0 से अंडर रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है ना। और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड डी वाई, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। इसको पहले पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, गिवन लिमिट्स लिखेंगे। गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी गई हैं उनको मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या लिमिट है, तो यहां पर देखो ये किसकी लिमिट है, आप देखो यहां वेरिएबल लिमिट है। यहां पर मैंने आपको डबल इंटीग्रल जब से हम पढ़ रहे हैं तब से हम सीख रहे हैं कि जिसकी, देखिए ये x की लिमिट है, यहां पर x की टर्म आ रहा है तो ये y की लिमिट होगी। अब यहां पर चाहे y बाद में लिखा हो, आप यहां से पहचानेंगे कि ये किसकी लिमिट है। जब लिमिट कांस्टेंट होती है तब तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जो पहले लिखा, अगर dx पहले लिखा तो कांस्टेंट के केस में इसको x की लिमिट ले लो, अगर dy पहले लिखा तो इसको y की लिमिट ले लेंगे। लेकिन जब लिमिट वेरिएबल होंगी तो आपको देखना पड़ेगा। यहां देखो ये x की टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये y की लिमिट है और ये किसकी लिमिट है, x। तो पहले मैं x लिख लेता हूं। देखिए x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर के कहां तक वेरी कर रहा है, 2a तक। तो x की जो लिमिट है वो 0 से 2a तक वेरी कर रही है। अब जरा y पे ध्यान देते हैं, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। देखिए y वेरी कर रहा है 0 से लेकर के अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक y वेरी कर रहा है। अब ये इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे, इस वाली टर्म को, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax आएगा, 2ax, है ना। अब देखो ये जो 2ax आया है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सर्कल की इक्वेशन है। देखिए कैसे, देखिए सर्कल की इक्वेशन एक बार दोबारा देखिए। अगर मैं सर्कल की इक्वेशन की बात करूं तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो। कहां पर हो, ओरिजिन पे। लेकिन यहां जो हमारे पास सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा, ठीक है ना, ओरिजिन पे नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सर्कल की जनरल इक्वेशन पे, है ना। तो सर्कल की एक दूसरी फॉर्म भी है हमारे पास इक्वेशन की, है ना। कौन सी फॉर्म, जिसमें सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या है सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी सर्कल की इक्वेशन होती है। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के एक्चुअल में 3 इक्वेशन होती है, तो थर्ड वाले की हमें जरूरत नहीं है। तो ये तो वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, और ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो h और k है ये एक्चुअल में सर्कल के सेंटर है। h और k क्या है यहाँ पर, वेयर h कॉमा k इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। तो इस चीज पर आप ध्यान दें, h कॉमा k क्या है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर। अब यहां पर आ जाते हैं, देखिए अब यहां पर मुझे इस सर्कल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की ही टर्म है, तो इस एक्स की टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है। अब मैं क्या करता हूं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, क्योंकि देखो मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, देखिए ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप +1 और -1 कर दें तो ये आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, +1 और -1 कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है मेरा, किसका, x-1 का होल स्क्वायर। x-1 का होल स्क्वायर हमारा यहां पर बन जाएगा। चलिए अब आगे देखिए। तो ये मैं सब रफ कर रहा हूं, आपको नोट कर लीजिए इसको। अगर आपको नहीं पता और पता है तो कोई बात नहीं। वैसे सभी को ये चीज पता होगी, सर्कल की इक्वेशन आप क्लास 12 में एरिया बाउंडेड रीजन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से आप सर्कल की इक्वेशन को यूज कर चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज कर चुके हैं। तो यहां पर हमारा ये फॉर्मूला बन गया x-1 का। देखिए x, एक मिनट, यहां पर देखो किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, यहां पर 1 नहीं ऐड करेंगे, एक मिनट, 1 नहीं ऐड करेंगे, यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा, यहां पर 2ax है ना, हाँ यहां पर जरा ध्यान देना, x स्क्वायर माइनस देखो कितना आएगा, हाँ यहां पर 2ax है, मैंने a पे ध्यान नहीं दिया, 2x का फॉर्मूला बना दिया। देखो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2ax। ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा जब मैं यहां पर ऐड करूंगा किसको, a को, a स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सही हुआ। पहले क्यों गलत हो गया था, पहले इसलिए गलत हो गया था क्योंकि मैं यहां पर 1 को ऐड किया था, तो 1 को ऐड करने से तो 2x आता, 2ax कहां था, a को छोड़ दिया था हमने, तो a स्किप हो गया था। ये बनेगा फॉर्मूला, यहां पर ये बनेगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए देखो तो क्या बन गया हमारा, x स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर। देखो अब इस x माइनस a का होल स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो यही आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, और बचा क्या, ये माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचा। तो मैं इसको क्या करता हूं, a स्क्वायर को तो उधर ले जाते हैं, इधर y स्क्वायर और a स्क्वायर ले जाते हैं राइट साइड, a स्क्वायर को ले जाते हैं राइट साइड। अब जरा इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर आप इससे कंपेयर करो तो देखो इसका सेंटर कहां हो गया, सर्कल का सेंटर। तो देखो यहां पर मैं सेंटर लिख देता हूं, सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए सेंटर कहां पर होगा, जरा ध्यान देना, सेंटर, इस सर्कल का सेंटर। देखो कंपेयर करते हैं, देखो यहां h की वैल्यू कितनी है, k, a, तो इसका मतलब यहां पर जो सर्कल का सेंटर होता है वो h, k होता है। तो यहां पर सर्कल का सेंटर क्या हो गया, a, अच्छा यहां पर देखो y माइनस के, y में से तो कुछ माइनस हो ही नहीं रहा, इसका मतलब k की वैल्यू 0 है। तो इस सर्कल का सेंटर a, 0 पे आएगा। कहां पर आएगा, a, 0 पर। तो सर्कल का सेंटर है a, 0 और सर्कल का रेडियस कितना हो गया, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा हमारे पास a, क्योंकि यहां r का स्क्वायर है। तो रेडियस हो गया a, सेंटर हो गया सर्कल का a, 0। तो हमें सर्कल का सेंटर भी पता चल गया, सर्कल का रेडियस भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे रीजन को। चलिए तो यहां पर मैं रीजन को ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना जरा। तो यहां पर पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूं, ये हमारी y एक्सिस, ठीक, और यहां पर है ये हमारी x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर लिया, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मुझे सर्कल बनाना है और इस सर्कल का जो हमारा सेंटर है वो a, 0 पे है। a, 0 कहां आएगा, x एक्सिस पे आएगा कहीं ना कहीं, और रेडियस भी a है इसका। तो यहां पर मुझे एक ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल, जिसका सेंटर यहां कहीं होगा। तो अब ध्यान देना जरा, देखिए सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो ये मेरा आ जाएगा एक सर्कल इस तरह से, है ना, ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। तो ये सर्कल होगा, यहां पर ये टच करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये टच करेगा यहां पर, है ना। चलिए कोई नहीं, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये टच कर रहा है।
ध्यान देना, यहां पर ये मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि ये सर्कल इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दें आप लोग, तो ये सर्कल इसको यहां पर टच कर रहा है, ओरिजिन पे थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, कोई नहीं, आप एज्यूम कर लें कि ये टच कर रहा है। अब जरा ध्यान देना, इस सर्कल का सेंटर होगा यहां कहीं a,0 पे, और ये इसका रेडियस है a, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2a, यानी कि 2a,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के, है ना। अब जरा ध्यान देना, जो हमारी लिमिट थी x की वो 0 से लेकर 2a तक थी। कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर के 2a तक। ये रहा 0, ये रहा 2a, तो यहां पर है x इक्वल टू 2a। देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0 की लाइन ये है, आपको अच्छे से मालूम है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जो y एक्सिस होती है वो x इक्वल टू 0 की लाइन होती है, और x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a जो होगी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जो कि 2a से पास हो रही होगी। कहां से, 2a से पास होगी, है ना। तो 2a से पास करा देते हैं किसको, x इक्वल टू 2a की लाइन को, ये एक लाइन होगी हमारे पास, तो ये आ गई हमारी x इक्वल टू 2a, ठीक है ना। ये हमारी x इक्वल टू 2a की लाइन आ गई, ठीक, जो यहां पर क्या कर रही है, टच कर रही है इसको, ठीक है ना, x इक्वल टू 2a। तो x इक्वल टू 0 की लाइन ये रही, x इक्वल टू 2a की लाइन ये रही, ठीक। और अब मैं सर्कल की बात करूं तो y इक्वल टू 0, देखिए y इक्वल टू 0 की लाइन कहां है, y इक्वल टू 0 की लाइन ये है x एक्सिस, ये y इक्वल टू 0 की लाइन है। y इक्वल टू 0 से कहां तक जाना है, y इक्वल टू 0 से जाना है हमें सर्कल तक, यानी कि अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमारी गिवन स्ट्रिप है वो वर्टिकल है, कैसी है, वर्टिकल। ये हमारी गिवन स्ट्रिप है जो कि वर्टिकल है। ये डबल इंटीग्रल में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि जिस एक्सिस के अलाउंग वेरिएबल लिमिट होती है उसी के अलाउंग स्ट्रिप लेते हैं, तो y के अलाउंग कार्टेशियन फॉर्म में, ध्यान रखना कार्टेशियन फॉर्म की स्ट्रिप है ये, है ना। 0 से लेके कहां तक जा रही है, सर्कल तक। सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है y इक्वल टू अंडर रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इन कार्टेशियन फॉर्म। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। अब जरा देखें पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना चाहते हैं, टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान देना। तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप आर कॉस थीटा रख देंगे, ठीक है ना। और y इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। ये सारे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे लिमिट्स को। अब जरा ध्यान देना लिमिट्स क्या होंगे, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की हमारी न्यू लिमिट्स क्या होंगी जरा ध्यान देना। न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, देखो कहां से कहां तक वेरी करेगी लिमिट, ध्यान देना। देखो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है ना, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देना, देखिए हमें y इक्वल टू 0 से ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। ये सर्कल मैंने पूरा बनाया, लेकिन हमारा सर्कल का केवल आधा पार्ट ही रिक्वायर्ड है, ऊपर वाला, नीचे वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है। इसको चाहे तो आप यहां से हटा भी सकते हैं, आप चाहे तो केवल आधा सर्कल बना सकते हैं। बुक में अगर आप देखेंगे तो आधा सर्कल बना होगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने पूरा बना दिया तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं है, आप पूरा बनाइए, लेकिन आप स्ट्रिप केवल ऊपर वाले में ही लेंगे, नीचे वाले में नहीं, नीचे वाला रिक्वायर्ड रीजन नहीं है। तो मैं यहां पर न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमें पहले तो थीटा देखो कहां से कहां तक वेरी करेगा, जरा ध्यान देना। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, थीटा जो है हमारा वो 0 से लेकर के, देखिए यहां थीटा कितना होगा 0, एक्स एक्सिस पे थीटा कितना होगा 0 होगा, एक्स होगा 0, सॉरी एक्स नहीं थीटा, तो थीटा कितना होगा यहां पर 0 होगा, और यहां पर थीटा कितना होगा π/2 होगा, π/2 थीटा होगा π/2। चलिए
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, ये पॉइंट हटा देता हूँ, मार्क करना जरूरी नहीं है ना, यहाँ से ये पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा थीटा 0 से लेके π/2 तक वेरी कर रहा है, थीटा हमारा 0 से लेकर के π/2 तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर अब हमें क्या करना, आर की लिमिट को लेना, और मैंने आपको बताया था आर हमेशा ओरिजिन से कंसीडर्ड होता है। तो मैं क्या करता हूं, ओरिजिन से एक स्ट्रिप ले लेता हूं, ओरिजिन से ले लेते हैं एक स्ट्रिप, ये रही, ओरिजिन से लेना है, ये लीजिए, तो ये हमारी एक स्ट्रिप आ गई ओरिजिन से। अब देखो, अब इसी पर लिमिट लेनी है। देखिए स्ट्रिप कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर के यहां तक। अब इसको कैसे निकालेंगे, अच्छा पहले थीटा की लिमिट लिख दें, थीटा 0 से लेकर के वेरी करेगा कहां तक, थीटा इज इक्वल टू π/2 तक, π/2। तो थीटा की लिमिट तो 0 से π/2 होगी, क्योंकि ये 0 से लेकर π/2 तक जाएगा। अच्छा स्ट्रिप अगर मैं आर की बात करूं तो आर वेरी करेगा 0 से लेकर के कहां तक वेरी करेगा, जरा ध्यान देना। देखिए आर को कैसे निकालेंगे, आर कहां से कहां तक वेरी करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए आर को भी निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक वेरी करेगा। एक काम करिए, आप ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस सब्स्टिट्यूशन को करिए इस इक्वेशन में। देखिए कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करना है, ध्यान दें इधर। देखो आप चाहे तो यहां पर भी पुट कर सकते हैं, और सबसे आसान रहेगा इस जगह पर पुट कर दीजिए, ये वाला। यहां पर x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, ये सारे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपको यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू। तो अब जरा ध्यान देना r कैसे आएगा, तो r कहां से कहां तक वेरी करेगा उसको मैं निकाल लेता हूं। देखो r का वेरिएशन, r देखो कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां से वैल्यू निकालेंगे x² + y² = 2ax से। तो इसमें मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो पहले मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, जरा ध्यान देना। x² + y² = 2ax। इसमें वैल्यू को पुट करें, x की वैल्यू r cos थीटा प्लस r sin थीटा = 2a, और x की जगह अगेन r cos थीटा। तो अब यहां पर देखो हमारे पास r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा = 2a r cos थीटा आ जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना कितना आएगा। ये हमारा आ जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा = 2a r cos थीटा, 2a r cos थीटा। अब क्या करना है, देखो यहां से r² कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 2a r cos थीटा। sin² थीटा cos² थीटा 1 होता है, तो ये हमारा आ गया r² = 2a r cos थीटा। यहां एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर r की वैल्यू आएगी 2a cos थीटा। तो हमें लिमिट पता चल गई, लिमिट कहां से कहां तक है, यानी कि r जो है वो वेरी करेगा r = 0 से लेकर के r = 2a cos थीटा तक। देखिए कार्टेशियन फॉर्म को जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, r की जगह x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, x² + y² की जगह r²। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिमिट को फाइंड करना, क्योंकि लिमिट को फाइंड करने के लिए आपको रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, कि रीजन में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। थीटा 0 से 90 और r जो है हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 2a cos थीटा तक। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिखे, क्या निकालना था हमें, इस इंटीग्रेशन को पहले कन्वर्ट करेंगे पोलर में। तो चलिए पहले लिख लेते हैं 0 से 2a, 0 से 2a, दूसरा इंटीग्रेशन 0 से अंडर में 2ax, अंडर में 2ax माइनस x², और x² + y² dy/dx, x² + y² dy and dx। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको पहले कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें पहले पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जरा ध्यान देना कैसे कन्वर्ट होगा। देखो
पहले मैं यहाँ इंटीग्रल के साइन बना लेता हूं, ये लीजिए इंटीग्रल। देखो पहली लिमिट थीटा की, थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके π/2 तक। थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेके π/2 तक। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये रहा 0 से लेकर के 2a cos थीटा तक। और फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी जगह हम लिखेंगे आर स्क्वायर। dy dx की जगह क्या लिखा जाएगा, dx dy की जगह पर लिखा जाएगा r dr d थीटा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं r dr एंड d थीटा। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया पोलर फॉर्म में। अब बस इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए अगले स्टेप में क्या आएगा, यहां से आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब थीटा, तो 0 से π/2, दूसरा इंटीग्रेशन 0 से 2a cos थीटा आर क्यूब dr एंड d थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इस सब्स्टिट्यूशन को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए इसको अब हम यहां पर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, r 2a cos थीटा, तो ये 2a cos थीटा किसकी लिमिट है, तो r की लिमिट है। तो r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 4 हो जाएगा। देखिए डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। हम डबल इंटीग्रल के हमारे काफी सारे लेक्चर पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। चलिए तो यहां पर अब इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए कितना आ जाएगा, 0 से π/2, 0 से π/2 और r की पावर 4, इंटीग्रेशन करेंगे r की पावर 4/4, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के 2a cos थीटा एंड d थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कितना आएगा, लिमिट को अप्लाई करते हैं। देखिए 4 तो कांस्टेंट है, इसको मैं पहले ही बाहर लिख देता हूं, 0 से π/2। देखिए 4 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। यहां पर बचा r की पावर 4, r की जगह पर जब आप 2a प्लस 2a cos थीटा, 2a cos थीटा की होल पावर 4, अपर लिमिट लगा दी मैंने, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब आप लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 की पावर 4 मतलब 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा और d थीटा। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए कितना आ जाएगा आंसर, 1/4, 0 से लेकर के π/2 तक, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, a की पावर 4 एंड cos की पावर 4 थीटा और d थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 16 बाहर आ जाएगा, 16/4, अंदर क्या बचेगा, 0 से लेकर के π/2 तक cos की पावर 4 थीटा d थीटा। अब ये 0 से π/2 तक cos की पावर 4 थीटा d थीटा। देखिए वैसे तो हम इसको यहां पर इवेल्युएट कर सकते हैं 12th वाले मेथड से भी, जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था। क्लास 12th में इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तो हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करने के बाद cos 2 थीटा का। लेकिन हम इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इवेल्युएट करने के लिए हमारा जो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रिपल इंटीग्रल के बाद बीटा गामा फंक्शन, वहां पर इस तरह के फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं और उस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। उसके बाद जब हम इसको पढ़ लेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा था। तो अभी फिलहाल एक लेक्चर, 2 लेक्चर बाद वो हमारा टॉपिक आ ही जाएगा। तो अभी फिलहाल आप याद रखिए, ये जो वैल्यू है 0 से π/2 cos की पावर 4 थीटा d थीटा, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, देखिए क्या आएगी, जरा ध्यान देना। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3 × 1 अपॉन में आएगा, देखिए ऊपर आएगा हमारा 3 × 1, अपॉन में आएगा 4 × 2 और मल्टीप्लाई में आएगा π/2। ये एक्चुअल में फॉर्मूले से आता है। कैसे आता है ये मैं 2 लेक्चर के बाद आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका है कि जैसे हमने 12th में पढ़ा था वैसे करेंगे, लेकिन उसमें लगेगा समय। ये काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा अगर हम 12th के मेथड से करेंगे तो हमें इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं 2 लेक्चर के बाद आपको उस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन भी करेंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी आप याद कर लीजिए, cos की पावर 4 थीटा d थीटा की जो वैल्यू होगी ना, वो आपकी 3 × 1/4 × 2 × π/2 होगी। ये फॉर्मूले से आती है एक्चुअल में। तो यहां से देखो, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा,
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमने a की पावर 4 नहीं लिखा है, a की पावर 4 भी हमारे पास है यहाँ पर, a की पावर 4, तो मैं फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ a की पावर 4, है ना। a की पावर 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है a की पावर 4 को मैं इधर लिख लेता हूँ, देखिए, तो इज इक्वल टू 16 a की पावर 4, तो ये 16 कट गया 4 टाइम्स, तो हमारे पास देखिए आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में 4, यहां 4 से एक मिनट 16 नहीं है हमारे पास, ये तो हमने पहले कैंसिल कर दिया था, ये हमारे पास 4 है, कितना है 4, देखें जरा, तो ये हमारे पास आ रहा है 4 a की पावर 4 और 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2 2 जा 4, तो ऊपर आया हमारे पास 3 और नीचे आया 4 और क्या बचा पाई और a स्क्वायर, 3/4 पाई और a की पावर 4, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, 3/4 पाई a की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो अभी फिलहाल इतने पार्ट को 0 से π/2 cos 4 थीटा d थीटा की वैल्यू को आप चाहे तो अभी देखिए 2 लेक्चर के बाद ये समझ में आ जाएगी कि वैल्यू कैसे आई है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दें, ये मैं आपको 2 लेक्चर के बाद बता दूंगा कैसे आता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट 0 से 2, 0 से, देखिए एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। देखो यहां पर हमारे पास 0 से 2 है, 0 से 2ax माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां पर आप देखें तो ये 0 से 2 a नहीं है, बस a की वैल्यू यहां पर आप ऐसा सोच सकते हैं 1 है, और 0 से 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये जो फंक्शन लिखा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ये 90% क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने अभी अभी किया है। एक बार जरा देखें कैसे होगा, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूं, उसके बाद आगे आप अपने आप कर लेंगे। देखो तो यहां पर देखिए क्या होगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फंक्शन जो हमें दिया डबल इंटीग्रल 0 से 2, दूसरा इंटीग्रल है 0 से लेकर के अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं इससे पहले, है ना, सब हमारे ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 2x, चलिए तो यहां पर है अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और फंक्शन यहां पर क्या लिखा है x dy dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको देखो क्या करना है, बिल्कुल सेम है जैसा अभी अभी किया, सेम एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे पास पहले लिख लेते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 तक, तो x जो है वो 0 से लेकर के कहां तक वेरी कर रहा है 2 तक। और अगर मैं y की बात करूं तो y देखिए कहां से कहां तक वेरी करेगा, y हमारा वेरी करेगा 0 से लेकर के y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब अगेन हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, और ये लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान ही पड़ेगा आपको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इस 2x को x के साथ ले आएंगे तो यहां पर फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब इसमें यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा +1 और -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल जाएगा, देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस सर्कल का जो सेंटर है
इस सर्कल का जो सेंटर है वो 1,0 पर है और जो रेडियस है वो 1 है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 1,0 पे है और रेडियस कितना है 1 है। ठीक, अब हम इस सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो चलिए एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले जैसा ही डायग्राम है बिल्कुल, ठीक है ना, पहले जैसा ही डायग्राम है। मैं पहले सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए सर्कल, ये मेरा आ गया सर्कल। अब हम ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई एक्सिस को, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस, ये मेरे आ गई वाई एक्सिस, और इधर आ गई हमारी, एक मिनट, हाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को हमें यहां लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस इधर आएगी क्योंकि ये सर्कल टच करेगा, है ना, ये क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। देखिए लाइन हमारी यहां पर आएगी, वाई एक्सिस इस तरह से, तो ये होगी हमारी वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस देखें, एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस इस तरह से होगी, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पर है, 1,0 पर, रेडियस कितना है 1। तो इसका मतलब ये देखिए रेडियस यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 1, तो ये पॉइंट हो गया 2। तो हमारी जो लिमिट है, एक्स की लिमिट देखो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक। अब x इक्वल टू 0 कहां पर है, x इक्वल टू 0 तो यही है y एक्सिस, और x इक्वल टू 2 कहां पर होगा, x इक्वल टू 2 हमारे पास एक लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, जो यहां से पास होगी इस तरह से, ठीक है ना। ये इस तरह से हमारे पास एक लाइन होगी, ये लीजिए इस तरह से एक लाइन होगी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये लाइन। तो ये जो लाइन है ये किसकी है, x इक्वल टू 2 की लाइन है, x इक्वल टू 2 की ये हमारी क्या आ गई, लाइन आ गई है, x इक्वल टू 2। ठीक, तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 हम चले गए। उसके बाद y देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y 0 से लेकर के वेरी कर रहा है, 0 से कहां तक, सर्कल तक, यानी कि y इक्वल टू 0 की लाइन तो यही है हमारी, y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सर्कल तक है, तो ऊपर जाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो गिवन स्ट्रिप है, गिवन स्ट्रिप हमारी वर्टिकल है, ये गिवन स्ट्रिप है, ठीक है। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा ध्यान देना। तो ये सब चीजें हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट, टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे चेंज होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जरा ध्यान दें। देखिए यहां पर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो थीटा को देखिए, सबसे पहले पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब सब्स्टिट्यूशन को करने के बाद हम न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो जरा आप यहां पर ध्यान दें, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन की नई लिमिट क्या होगी हमारी, है ना। देखो अब यहां पर अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और थीटा हमारा π/2 तक जाएगा। अब फिर से वही चीज रिपीट हो रही है, जो सर्कल का केवल ऊपर वाला पार्ट लेना, नीचे वाला नहीं लेना। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ऊपर वाला क्यों ले रहा है, तो आप देखिए गिवन लिमिट को देखिए। गिवन लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 से लेकर के सर्कल तक, यानी कि ऊपर को जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से हमें कहां जाना है, y की वैल्यू 0 से लेके इस सर्कल तक जा रही है। ध्यान देना, y की वैल्यू केवल ऊपर है, नीचे नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है केवल। तो न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो थीटा की लिमिट तो हमें पता चल रही डायरेक्टली। थीटा कहां से कहां तक है, थीटा वेरी कर रहा है 0 डिग्री से लेकर के
90 डिग्री तक, मतलब π/2 तक। थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेकर के π/2 तक। अब बात करते हैं कि r कहां से कहां तक वेरी करेगा। r के लिए फिर से हमें निकालना पड़ेगा, है ना। r कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो r के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब x की जगह x² r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा पुट करना पड़ेगा। कहां पर पुट करें, यहीं पर पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में। अगेन देखिए यहां पर आप पुट कर दें तो आपके पास ये यहां देखो, ये इसमें पुट कर दें x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, तो यहां से आपको r मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसमें पुट कर देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। तो यहां पर मैं लिमिट्स को पुट करने, x हमारी इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2x। इसमें x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पुट कर दें तो देखिए कितना आएगा। अब जरा यहां पर ध्यान दें, x की जगह r cos थीटा, तो r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है। तो x की जगह पर भी आ जाएगा r cos थीटा। यहां से सिंप्लीफाई करें तो r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2r cos थीटा। ठीक है, चलिए यहां से r² को कॉमन ले लेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 ही बन जाएगा, 2r cos थीटा। चलिए पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये 1 हो गया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 cos थीटा। इसका मतलब जो हमारी लिमिट है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है। देखिए जो हमारी लिमिट है ना, ये r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू 2 cos थीटा तक जा रहे हैं हम। r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू 2 cos थीटा तक जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैं यहाँ पर दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक ही डायग्राम में दोनों स्ट्रिप को लगा रहा हूँ। आप चाहे तो सेपरेट डायग्राम बना सकते हैं, एक कार्टेशियन के लिए और एक पोलर के लिए, और एक ही डायग्राम में भी कर सकते हैं, इससे समय बचेगा। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेता हूँ यहाँ से ओरिजिन से। याद रखिए जब पोलर फॉर्म में स्ट्रिप लेते हैं तो हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। ये हमारी न्यू स्ट्रिप हो गई। ये स्ट्रिप कहां से कहां तक वेरी कर रही है, देखिए यहां पर r की वैल्यू 0 है ओरिजिन पे, और यहां पर r की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा। देखिए सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में कितनी है, r इक्वल टू 2 cos थीटा। एक्चुअल में जो हम ये लिमिट निकालते हैं ना, जो हमारी ये लिमिट आई है r इक्वल टू 2 cos थीटा, तो एक्चुअल में जो ये सर्कल हमारे पास है, ये जो सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल की जो पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन है वो r इक्वल टू 2 cos थीटा है। ठीक है, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 2, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1, ये कार्टेशियन फॉर्म में। और इसी सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में होगी r इक्वल टू 2 cos थीटा। तो सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में r इक्वल टू 2 cos थीटा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन r इक्वल टू 2a cos थीटा आई थी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट हमें पता चल गई, तो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी पता चल गया, सब कुछ हमें पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए तो हमें क्या इवैल्यूएट करना था, इवैल्यूएट करना था 0 से 2। देखिए अब मैं जो इवैल्यूएट करना था वो लिखने जा रहा हूं, 0 से 2, दूसरा इंटीग्रल 0 से अंडर रूट में कितना था, अंडर रूट में 2x माइनस x², और फंक्शन था हमारा x dy dx, x dy dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x² प्लस y², अंडर रूट में x² प्लस y² इज इक्वल टू। अब यहां पर देखो सारी चीजें कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले मैं इंटीग्रल का सिंबल लगा लूं। अब देखो लिमिट देखो, पहले थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 से π/2। r कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 2 cos थीटा तक। अब यहां पर देखो जरा, ये x dy dx आ रहा है, x की जगह क्या पुट करोगे, r cos थीटा। dy dx की जगह क्या पुट करेंगे, r dr d थीटा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x² प्लस y² लिखा है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, r², तो अंडर रूट में r²। ये हमारा सारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहीं पर देखो तो पहला इंटीग्रेशन 0 से π/2 ऐसे ही रहेगा, दूसरा इंटीग्रेशन 0 से 2 cos थीटा, ये भी अभी ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये अंडर रूट में r² है
तो जब बाहर निकलेगा तो आर निकलेगा, तो यानी कि ये आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के बाहर निकलने के बाद। आप ऐसे डायरेक्टली कैंसिल मत करना, पहले इसको रूट से बाहर निकाल लेना तब कैंसिल करना। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, आर बचेगा और कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएंगे कांस्टेंट क्योंकि आर की लिमिट है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, देखिए कॉस थीटा को हम कर देते हैं बाहर, यहां बचेगा हमारे पास आर, डी आर और डी थीटा। तो मुझे क्या करना है, पहले डी थीटा भी कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, तो ये आर डी आर का इंटीग्रेशन करना है। आर डी आर का इंटीग्रेशन देखिए कितना आएगा, यहां पर इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो देखिए कितना आएगा। इवेल्युएट करने के बाद 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी मेरी 0 से लेकर के 2 कॉस थीटा, 0 से लेकर के 2 कॉस थीटा, है ना। चलिए एक मिनट, एक आर हमारे पास x की जगह आर कॉस थीटा आ गया, डी वाई डी एक्स की जगह आर डी आर डी थीटा आ गया और यहाँ पर आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, यहां पर देखिए 1/2, 1/2 को तो हम पहले बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है। 1/2 को हम पहले ही बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो कॉस थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर की जगह 2 कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और -0। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखे नेक्स्ट लाइन में, मतलब हमने ये क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। 2 पहली बार आ गया था, आर की जगह पर 2 कॉस थीटा रखेंगे, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखो कितना आ गया, 1/2, 0 से लेकर के पाई बाई 2 और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, कितना है 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा एंड डी थीटा, कॉस क्यूब थीटा एंड डी थीटा। अब आगे देखें, देखिए 4 को बाहर कर लेते हैं तो 4/2 लिमिट हमारी 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक आएगी और यहां पर ये बचेगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा एंड डी थीटा। देखिए फिर से इस इंटीग्रेशन को चाहें तो आप क्लास 12th वाले मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये तो फिर भी काफी आसान है क्योंकि ये कॉस क्यूब थीटा, यहां पर आप कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस 3 थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, देखिए क्या होगी, जरा ध्यान देना। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, देखिए बाहर तो हमारे पास कितना है 2, तो 2 इंटू, अब देखो कॉस क्यूब थीटा, ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मैं अभी डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। फिर से हम जब 2 लेक्चर के बाद बीटा गामा फंक्शन पढ़ेंगे तो इस तरह के सभी इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल में हमारे पास इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तुरंत एक ही लाइन में आंसर आएगा। तो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 2/3, 2/3, यानी कि अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो कॉस क्यूब थीटा डी थीटा की वैल्यू 2/3 आती है। तो यहां पर फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। देखिए आप इसको चाहें तो बहुत आसान इंटीग्रल है, 12th के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 लेक्चर के बाद हम इन सब के लिए डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे। तो मेरे पास जो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास देखिए आ गया है 0 से 2, दूसरा इंटीग्रल 0 से लेकर के अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x dy dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने इवेल्युएट कर ली है, ये वैल्यू आ रही है 4/3, 4/3। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो सर्कल मैंने किया है इसको ध्यान रखें, मैं 2 लेक्चर के बाद बताऊंगा आपको।
ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो लिमिट नहीं दी है, ये थोड़ा सा चेंज है। इवेल्युएट द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है और यहां पर हमें लिमिट नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, लिमिट हमें अपने आप फाइंड करनी है। ds dy बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। वेयर r इज द रीजन इन xy प्लेन, अब यहां पर जो रीजन है ना वो xy प्लेन में है एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। देखो यहां पर आपको दो सर्कल दिए गए हैं, जो रीजन है वो इन्हीं दोनों सर्कल से बाउंडेड है। एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। इन दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया है ना वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो सबसे पहले जो डबल इंटीग्रल है उसको मैं लिख लेता हूं। डबल इंटीग्रल मेरे पास है ओवर द रीजन आर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये हमारा इंटीग्रल है ओवर द रीजन आर। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास लिमिट्स तो इस बार नहीं है, लिमिट हम यहां पर निकालेंगे इस बार इसकी डायग्राम से। देखिए तो सबसे पहले मैं इसका रीजन ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि लिमिट हमारे पास नहीं है। तो चलिए रीजन को ड्रॉ करते हैं। रीजन अगर आप यहां पर ध्यान दें तो आपको यहां पर दो सर्कल बनाने हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल है ना। देखिए एक सर्कल की अगर मैं बात करूं, पहला चले सर्कल देखिए एक बार। पहला सर्कल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप सब जानते हैं कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है, 3 है। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों के लिए स्केच बना लेता हूं, इन दोनों का ग्राफ बना देता हूं। तो चलिए इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। देखिए कैसा बनेगा इन दोनों का ग्राफ। दो सर्कल हमें बनाने होंगे, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले। देखिए सपोज एक सर्कल मेरा ये रहा, ठीक है, दूसरा सर्कल, तो एक सर्कल और बनाएंगे। एक मिनट, चलिए एक सर्कल हमें और ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये है, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर होंगे, कंसंट्रिक इस तरह से होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए दोनों ही सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, तो दोनों सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर है तो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके मिडिल से इस तरह से, ये आ गई मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है ना, और इधर से आ जाएगी एक्स एक्सिस, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। दोनों का सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर। देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जरा यहां पर ध्यान देना। देखिए इन सर्कल के, ये जो सर्कल है हमारे पास, जो वेयर आर इज द रीजन इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द सर्कल, हमें ऐसा रीजन देखना है जो इन दोनों सर्कल से बाउंडेड हो, यानी कि दोनों सर्कल के बीच में हो। अब ध्यान देना ये वाला एरिया नहीं आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया इस अंदर वाले सर्कल के अंदर है। केवल हमें ऐसा देखना है जो दोनों सर्कल के बीच में हो। तो दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया है वो एरिया आपका देखो ये है, ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सर्कल के बीच में है, ये वाला एरिया है ना, ये एरिया है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो ये रिक्वायर्ड रीजन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, ठीक। चलिए अब देखो जरा, अब यहां पर अगर आप देखें तो चलिए ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया है। हमें अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो टू चेंज इन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, देखिए क्या करेंगे, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्या करना पड़ेगा इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए, तो फिर से वही सेम स्टेप पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा,
y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखिए x की वैल्यू आर कॉस थीटा, y की वैल्यू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे, डी एक्स डी वाई की जगह पर आर डी आर और डी थीटा रख देंगे, आर डी आर और डी थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आगे देखिए, इतना सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो चलिए मैं यहां पर पहले न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब न्यू लिमिट जरा ध्यान देंगे। देखो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। देखो थीटा को देखिए यहां पर थीटा 0 है, यहां पर थीटा क्या है, 0 है। और जब आप यहां से घूमना स्टार्ट करेंगे तो इस बार डायग्राम यहां तक नहीं है, ध्यान देना, इस बार डायग्राम यहां तक नहीं है, यहां से स्टार्ट हो गया पूरा डायग्राम यहीं तक है। यानी कि आपका जो थीटा है वो 0 से लेकर के 2 पाई तक जा रहा है। इस बार थीटा जो है वो 0 से π/2 नहीं है, पूरा सर्कल है, ये पूरा रीजन हमारा रिक्वायर्ड है। तो यहां पर थीटा, जब आप थीटा को यहां से घुमाना शुरू करेंगे तो ये थीटा पूरा 2 थीटा घूम जाएगा, मतलब 2 पाई घूम जाएगा ये। तो थीटा यहां पर 2 पाई है, तो थीटा की लिमिट क्या हो गई, थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर 2 पाई तक। तो थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के थीटा हमारा 2 पाई तक है। और अगर मैं बात करूं आर की, तो आर की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के, अब देखो आर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0 नहीं है इस बार, सॉरी 0 नहीं है आर। देखो अब जरा ध्यान देना, आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो उसके लिए मैं पहले एक स्ट्रिप लेता हूं। स्ट्रिप कहां से लेंगे, ओरिजिन से, इस तरह से स्ट्रिप लेंगे ओरिजिन से। अब जरा ध्यान देंगे ओरिजिन से कैसे स्ट्रिप ली जाएगी। देखिए ये होगी हमारी स्ट्रिप इस तरह से। अब इस स्ट्रिप में भी अगर आप ध्यान दें तो इस स्ट्रिप में जो आपका रिक्वायर्ड रीजन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है। यानी कि मुझे ये देखना पड़ेगा जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है और बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है। तो हमें एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी करेगी पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल लेता हूं पोलर फॉर्म में। कैसे निकलेगी सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में, जरा देखें। देखो यहां पर ये जो दोनों की दोनों इक्वेशन लिखी है ना, इन्हीं इक्वेशन से हमारा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी कि पोलर फॉर्म में। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब एक काम करो, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दो, आर रख दीजिए। तो यहां पर मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहां से आर की वैल्यू आएगी 2। कितनी आएगी, 2। अब दूसरे सर्कल की इक्वेशन में देखो, दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या है, दूसरे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका मतलब आर इक्वल टू 3। तो यहां से हमारे पास सर्कल की 2 इक्वेशन आ गई पोलर फॉर्म में। देखिए पहले सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में आर इक्वल टू 2 है और दूसरे सर्कल की इक्वेशन पोलर फॉर्म में आर इक्वल टू 3 है। देखिए ध्यान देना, ये सर्कल की इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। भले ही यहां पर लग रहा है कि रेडियस इक्वल टू 2 है एक्चुअल में रेडियस ही है। क्या है, रेडियस है। देखिए ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, अगर हमें उसकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी हो तो उसकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन सिंपल आर इक्वल टू जो भी रेडियस होगा वो लिखा जाएगा। तो एक्चुअल में r इक्वल टू 2, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि रेडियस 2 है, इसका मतलब ये भी है कि ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 2 है और ये पोलर फॉर्म में है। तो हमें पोलर फॉर्म में दोनों की इक्वेशन पता चल गई। तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है। अब हमें लिमिट पता चल गई। तो न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, पहली लिमिट तो 0 से होगी हमारी 2 पाई तक, और दूसरी लिमिट हो गई हमारी r की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेकर के वेरी करेगा r 3 तक। r कहां से कहां तक वेरी करेगा, 2 से लेकर के 3 तक। अब बस हमें इन लिमिट को अप्लाई करना है और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब अगली स्लाइड में इसको फाइनली देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखें जरा, चलिए
तो हमारे पास क्या बचा लास्ट में, हाँ अब मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूं डबल इंटीग्रेशन। देखिए क्या है हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, फंक्शन क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, dx dy, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन के साथ मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखिए जरा, सबसे पहले लिमिट, तो लिमिट देखिए कहां से कहां तक है, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 2 पाई तक वेरी कर रहा है। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से लेकर के 3 तक वेरी कर रहा है। अच्छा अब देखो फंक्शन में लिखा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखूंगा आर स्क्वायर अंडर रूट में। उसके बाद आप देखें dx dy, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, आर डी आर डी थीटा, आर डी आर एंड डी थीटा, और बस इसको कर लेंगे सॉल्व। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 से लेके 2 पाई तक है ना, और 2 से लेकर के 3 तक। देखो यहां से रूट अंडर रूट आर स्क्वायर लिखा है, तो आर बाहर आएगा और आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर एंड डी आर, और डी थीटा को चाहे तो आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दें अंदर वाले से। तो अब इस अंदर वाले इंटीग्रेशन का अंदर वाला इंटीग्रल देखिए, ये आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और आर स्क्वायर का हो जाएगा आर की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर के 3 तक, 2 से 3। ठीक है, चलिए अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से 2 पाई डी थीटा। अब लिमिट लगाते हैं। देखिए लिमिट लगाने से पहले यहां से देखो जरा ध्यान दीजिए, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं पहले ही। 3 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, अब यहां केवल आर क्यूब बचा। अब आर क्यूब में आप अपर लिमिट रखेंगे तो 3 की पावर 3 आएगा माइनस 2 की पावर 3 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1/3 और यहां पर 0 से 2 पाई, 3 की पावर 3 हो जाता है 27, तो 27 माइनस 8 और डी थीटा, माइनस 8 और डी थीटा। तो यहां पर देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दें। देखिए ये 1/3 तो बाहर है, 1/3 बाहर है, ये बचेगा 19, तो 19 को भी इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं तो 19/3 हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 पाई डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 19/3 थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, लिमिट 0 से 2 पाई। अब देखिए कितना आंसर आ जाएगा, यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो 19/3 और 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, तो ये कितना आ गया, देखिए 19 2 जा 38 अपॉन 3 पाई, ये हमारा फाइनली इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 38/3 पाई आफ्टर द इंटीग्रेशन। तो देखिए ये मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए है ना, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि चेंज ऑफ वेरिएबल के अब तक मैं आप लोगों को टोटल 7 क्वेश्चन करा चुका हूं है ना। 3 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कराए थे, 4 क्वेश्चन आज हो गए 7 क्वेश्चन, और ये 7 के 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में आएगा वो आपका हो जाएगा, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल का एक लेक्चर हमारा और बचा है जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल, लेकिन वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अब सिलेबस में है तो आ भी सकता है, इसलिए मुझे तो कंप्लीट कराना है क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपका पूरा 100% सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने कराए हैं।
आराम से हो जाएंगे अगर आप सिंपली जो मेथड मैंने आपको बताया है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है, अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ट्रिपल इंटीग्रल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बीटा गामा फंक्शन, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।